Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome back to ACA and Ali सीरीज़ बुक्स. ACA अली कोचिंग अकेडमी और अली सीरीज़ अली कोचिंग अकेडमी याद रखना 2017 से 2017 से ऑनलाइन सिस्टम हम चला रहे हैं, ऑनलाइन एंड फिज़िकल दोनों। और हमारी बुक्स जो आपको पता है पाकिस्तान की सबसे मशहूर तरीन किताब स्पेशली केमिस्ट्री में पॉकेट है। तो आज हम बात करेंगे अबाउट द सिलेबस। भाई सिलेबस की बात करेंगे। मेरे जहन में ये था पहले कि हम डिस्कस करेंगे इन डिटेल, लेकिन अनफॉर्चुनेटली फिर टाइम नहीं मिला और गाड़ी में जाते जाते मैंने एक लाइव सेशन बनाया था जिसमें हमने ये डिस्कस किया था। तो नाउ वी गोना टॉक अबाउट दिस इन डिटेल, हम डिटेल में बात करेंगे। अच्छा, पहली बात तो ये है कि हम जो सिलेबस की बात करते हैं तो सिलेबस 2022 ये बिल्कुल वैसी ही है जैसे 2021 था, मतलब वही सिलेबस है, इसमें कोई चेंजेस नहीं है। तो सबसे पहले तो जनाब मैं ये बात कहूँगा कि पीएमसी ने जो इतना टाइम लिया और वो कह रहे थे कि रिव्यू कर रहे हैं, ए लेवल है, ओ लेवल है, ये लेवल, वो लेवल, ऐसा वैसा वगैरह वगैरह, ये सारी बातें कर रहे थे, बट फाइनली उन्होंने वही 2021 वाला ही रिलीज़ किया। मुझे लगता है कि उन्होंने जो बनाया था उसमें कुछ लोगों ने ऑब्जेक्शन किए, देन दे डिसाइडेड टू गो बैक टू द 2021। अच्छा, हम बात करेंगे जनाब यहाँ पर भी सेम टू सेम, क्योंकि मैं स्पेसिफिकली आज केमिस्ट्री की बात करूंगा, लेकिन हम बाकी चीज़ों की भी बात करेंगे। बायोलॉजी है तो चलो उनकी मैं बात करूंगा जल्दी जल्दी। मेरे ख्याल में मैक्सिमम चीज़ें आपको पता होगी। ये कंप्लीट एक गाइड है जो कि आपकी सिलेबस के लिए है। अच्छा, सबसे पहले जनाब बायोलॉजी, आपको पता है सबसे ज़्यादा MCQs जो है वो बायोलॉजी की है, एंड बायोलॉजी हैज़ 68 MCQs. Then the second number is chemistry. You know that chemistry की MCQs 56 हैं, and then physics हैं, physics की MCQs भी कितने हैं, 56 हैं। then आते हैं जनाब इंग्लिश एंड लॉजिकल रीजनिंग। उन्होंने जो चीज़ एक्स्ट्रा दी है वो है लॉजिकल रीजनिंग, ये हो गया। एंड इंग्लिश एंड लॉजिकल रीजनिंग, इंग्लिश की 20 है, लॉजिकल रीजनिंग की 10 है, सबको मिला के 210 बनते हैं, 210। दे आर टोटल 210 MCQs, 210 MCQs है। क्लियर हो गया। अब देखो वही बात आती है भाई, कितने आसान होंगे, कितने मुश्किल होंगे और कितने मॉडरेट होंगे। इन सब में से 20% आप निकालें तो 20% क्या है, डिफ़िकल्ट, और फिर उसके बाद जो बाकी 20% है वो है इजी। कितने रह गई, 20 और 20 तो 60% रह गई। 60% क्या है, वो है मॉडरेट। मतलब है कि इसमें जो मुश्किल वाला पार्ट है वो क्या है, वो ये डिफ़िकल्ट वाला है। अच्छा देखिए, एक तो भाई हम दिल से तैयारी कराते हैं भाई, इस पे बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं और मॉडरेट पे। मसला क्या है कि हम सिर्फ इसी पे फोकस करते हैं, डिफ़िकल्ट पे। तो जब आप सिर्फ डिफ़िकल्ट पे को फोकस करते हैं फिर उधर मसला क्रिएट होता है, लेकिन आपने सबसे ज़्यादा फोकस करना है मॉडरेट पे। अब मॉडरेट क्या चीज़ है, मैं इसको ज़रा एक्सप्लेन करता हूँ कि आपको कंसेप्ट क्लियर हो। मसला ये है कि हम सबका कंसेप्ट क्लियर नहीं होता, फिर हम कहते हैं यार ये देखो ये हो गया, वो हो गया, ऐसा हो गया, वैसा हो गया। नो नो नो, व्हाट यू हैव टू डू इज़ व्हाट आई से टू यू, यू शुड फॉलो, ओके। क्योंकि मेरा 12वां साल है, 12 years ऑफ एक्सपीरियंस, इज माई 12th ईयर। 12 साल में मैंने बहुत अप्स एंड डाउन्स देखे हैं। मतलब मैंने MD-CAT, नम्स, FMDC, ईटा, ECAT सारे के सारे पढ़ाए हैं। आई एम द ओनली पर्सन, मेरे ख्याल में KPK में, KPK के अंदर जो भी मैं हूँ, तो आई एम द फर्स्ट पर्सन, द ओनली पर्सन, बल्कि मैं वाहिद हूँ मेरे ख्याल में, कि जिसने 12 के 12 साल नम्स भी पढ़ाया है, 12 के 12 साल FMDC भी पढ़ाया है और ईटा भी पढ़ाया है, और जिसमें कुछ साल मैंने ECAT भी पढ़ाया है और ईटा भी पढ़ाया है। तो मैं वाहिद वो बंदा हूँ, इसलिए मुझे हर एक चीज़ का पता है। अब आप कहेंगे सर कैसी, तो चलो मैं आपको बताता हूँ। आपको ये तो पता है कि ये नम्स वाली किताब दें ज़रा मुझे। ये नम्स की किताब जो हमने लिखी कोई मजाक नहीं है। ये किताब जो आपको नज़र आ रही है ना, ये पहली एडिशन में हमारी चूँकि कुछ कीज़ में मसला आया था, एंड देन सम पीपल क्रिएटेड प्रॉब्लम कि यार ये देखो ये है वो है। ये किताब लिखना कोई मजाक नहीं है। कोई एक भी मुझे ऐसी किताब पता हो जिसमें ऑथेंटिक डाटा हो जैसे इसमें है। FMDC मैंने मुतारिफ़ कराया, स्पेशली KPK में। बाकी स्पेशली पंजाब में लोग अवेयर थे, जो सिटीज़ के लोग थे, जो विलेजेस हैं वो भी अवेयर नहीं थे। KPK में बहुत बड़ा मसला था कि लोगों को FMDC नम्स का इवन पता नहीं था, एंड आई वाज टीचिंग नम्स फॉर लाइक 8 years बिफोर। एंड देन मैंने क्या किया, मैंने वीडियोस बनाना शुरू किया, एंड देन आई टोल्ड टू पीपल कि भाई आप नम्स को फॉलो करें, यू हैव टू गो टू नम्स। और आप देखेंगे ऑलमोस्ट एवरी पर्सन नोज अबाउट द नम्स।
दो कि फिर जो टीचर्स थे जो अनअवेयर थे उनको भी पता चला एंड अवेयरनेस फैल गई ऐसी, एंड ऑलमोस्ट एवरी टीचर हैज़ अवेयरनेस नाउ बिकॉज यहाँ पर नम्स भी है, यहाँ पर FMDC भी है, और ऑलमोस्ट हर बंदा इस किताब को फॉलो करता है। डू अंडरस्टैंड नाउ? भाई मैं इंसान हूँ, गलती हो सकती है। अगर आपको 10,000 MCQs में देता हूँ फॉर एग्जाम्पल, मतलब हो सकता है कहीं ना कहीं गलती हो जाए, लेकिन MCQs में गलती नहीं है। कहीं कीज़ में अगर इधर उधर की गलती अगर हो गई तो वो 1 2 3 4 से कुछ नहीं होता। अगर मुझे बताएं 7,000 MCQs में 100 MCQs का मसला आया, इज़ इट अ प्रॉब्लम? नो। एनीवेज, लेकिन अब हमने कोशिश की कि 100% इन चीज़ों को हम रिमूव करें। और ये कोई, मैं कहने का मतलब ये है कि भाई इसमें जो MCQs है FMDC, नम्स, MD कैट, फेडरल, पंजाब के हमने डाले हैं, KPK के हमने कुछ डाले हैं, वी हैव ऑलमोस्ट एडेड एवरीथिंग जो कि आपके लिए ज़रूरत है। अब मैं आपको ये क्लियर करता हूँ कि भाई कहाँ पर ज़रूरत है, क्यों है, इस किताब की क्या वर्थ है, और केमिस्ट्री में पॉकेट आपकी क्या हेल्प कर सकती है। अब दिख रहा 20%। तो ये मसला ये है कि ये मॉडरेट जो है, अब थोड़ा सा मैं निकालता हूँ आपको कि 60% 60 का कितना है। दोबारा मैं कहता हूँ 60% जो है तो 60 का कितना है। अब आप कहेंगे सर इसका मतलब क्या, मुझे एक मिनट, कैलकुलेटर मेरे हाथ में है, कैलकुलेटर है बड़ा वाला, सही, और छोड़े, वो दूर है तो छोड़े फिर। अच्छा अगर करीब है तो दे मुझे। देखो 60% मैंने लिया, 0.6 हो गया, और फिर मैंने 60 में देखना है। इसका मतलब है कि 60% 60 36 MCQs हैं। हाउ मेनी? वी नीड 36 MCQs हैं। अगर हम केमिस्ट्री की और फिजिक्स की बात करें, ये जो इसकी बात करते हैं, थोड़ा सा गौर से देखिएगा, कितने रह गए? 36, यानी 36 MCQs हमारे मॉडरेट के हैं। 36। अब 56 में से 36 निकालो, कितने बनते हैं? तो ऑफकोर्स आप कहेंगे सर 20 रह गए हैं, 40 56। अब देखो तो 10 इजी में आए और 10 डिफिकल्ट में आए। डू अंडरस्टैंड नाउ? अब आपको समझ आए। अब ये 10 तो कोई भी कर सकता है, इजी होते हैं। मॉडरेट में भी आधे कोई भी कर सकता है, इजी होते हैं। व्हाट यू हैव टू डू इज द लास्ट 20 MCQs, दोस आर द मोस्ट डिफिकल्ट। यानी आप लोगों ने जो फोकस करना है, ये वाला पार्ट इतना बड़ा मसला नहीं है। अगर आपने FSC की है तो यस यू कैन डू दिस पार्ट, आप इजी कर सकते हैं। बट द 36, दैट इज द चैलेंज। ये 10 क्या है? ये 10 में भी 5-6 हो जाते हैं, 4-5 हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि देखो अगर आप मॉडरेट में हेल्प करते हैं तो मॉडरेट और डिफिकल्ट में इतना ज़्यादा मसला नहीं होता। एंड आई एम गोना टेल यू भाई कौन सा मॉडरेट और कौन सा डिफिकल्ट। एनीवे वी गोना टॉक अबाउट दिस इन डिटेल। ये वीडियो थोड़ी सी लंबी होगी, बट यू हैव टू बी पेशेंट एंड यू हैव टू वॉच इट ऑल, ठीक है? अब हम आते हैं जनाब इजी मॉडरेट, ये सारी कहानी हो गई। अब थोड़ा सा गौर से देखिए, नोट इन बायोलॉजी, chemistry, physics section, 70% questions will be recall and 30% will be application level. अब ये थोड़ा सा recall और application में लोग कहते हैं यार लाइन आती है, ये आती है, वो आती है। ये किताब की लाइन का हरगिज मतलब नहीं कि किताब की लाइन उठा के, हाँ हो सकता है बायोलॉजी में ये होता है, बायोलॉजी में। केमिस्ट्री आप नहीं कह सकते। केमिस्ट्री के लिए तो एक ही मायनाज किताब में आपको रेकमेंड करता हूँ, स्ट्रांगली रेकमेंड, और वो है केमिस्ट्री इन माय पॉकेट। याद रखना। अब मैं डिटेल में बताता हूँ कि भाई मैं आपको ये कहूँ कि भाई ये क्यों, वाई केमिस्ट्री इन माय पॉकेट, वाई ओके। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ और आप यू कैन जस्ट गो एंड यू कैन जस्ट सर्च इट व्हाट आई से इज राइट और नॉट। फिर उसके बाद आते हैं जनाब, उन्होंने कुछ चैप्टर्स दिए हैं बायोलॉजी की, जो बायोलॉजी की अपने ये फॉलो करना है। एंड यू नो दैट देयर आर ओनली एंड ओनली 13 चैप्टर्स, ओनली 13 चैप्टर, यानी 13 चैप्टर्स यू हैव टू फॉलो एंड यू हैव नॉट टू फॉलो द अदर्स वन। अच्छा कुछ ऐसे हैं कि फिर उसके बाद 2 पार्ट्स आते हैं। अगर हम आए सिलेबस में, तो सिलेबस में जो चैप्टर्स हैं, चैप्टर में 2 पार्ट्स हैं। एक तो उन्होंने चैप्टर का नाम दिया है, क्या दिया है? एक चैप्टर है, और चैप्टर के नाम के साथ ये चैप्टर है, यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 और ये टॉपिक। अगर जो ये फॉलो करे सिर्फ ये, तो याद रखना ये ठीक नहीं है। इफ़ यू फॉलो ओनली एंड ओनली दोस टॉपिक्स, तो ये ठीक नहीं है। नीचे एक और हिस्सा है जिसका नाम है लर्निंग ऑब्जेक्टिव, एक और पार्ट है जिसका नाम क्या है? लर्निंग ऑब्जेक्टिव। अब लर्निंग ऑब्जेक्टिव जो है, ये लर्निंग ऑब्जेक्टिव, उसके अंदर दिया है डिटेल में आपको भाई ट्रेस द डिस्कवरी ऑफ वायरस, क्लासिफिकेशन ऑफ वायरस ऊपर दिया है, और डिस्कवरी ऑफ वायरस फिर लिखा है ट्रेस द डिस्कवरी ऑफ वायरस, क्लासिफाई वायरसेस ऑन द बेसिस ऑफ their structure या number of strands, diseases, host, etc. etc. इसका मतलब है कि भाई वायरस में जितनी भी चीज़ें आती हैं, चाहे वो स्ट्रक्चर है, नंबर ऑफ स्ट्रैंड्स है, चाहे डिजीजेज है, चाहे होस्ट है, किस होस्ट में है, किस कहाँ पर जाता है वगैरह वगैरह, या कहाँ पर ग्रोथ होती है, कहाँ पर रिप्लिकेशन होती है, डुप्लीकेशन होती है, कहाँ पर क्या होता है,
एंड यू हैव टू टॉक अबाउट एवरीथिंग ऑफ वायरस। इसका मतलब है कि ये जो लर्निंग ऑब्जेक्ट है ये आपने डिटेल में वो करना है। चलो मैं थोड़ा सा नीचे जाता हूँ केमिस्ट्री की तरफ। आप कहेंगे सर आप तो बायोलॉजी में शुरू हो गए। अब देखो इंट्रोडक्शन टू ऑफ फंडामेंटल कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री है, ये देखिएगा आप। तो जब आप बात करते हैं जनाब, उन्होंने दिया है ऊपर एटॉमिक मास, एम्पिरिकल मास, मॉलिक्यूलर फार्मूला, सॉरी एम्पिरिकल फार्मूला, मॉलिक्यूलर फार्मूला, कंसेप्ट ऑफ दिस वन। नीचे हम आएंगे, नीचे बाकायदा उन्होंने डिटेल में दिया है कंस्ट्रक्ट मोल रेशियो फॉर बैलेंस इक्वेशन फॉर यूज एज कन्वर्जन फैक्टर्स इन स्टोइकोमेट्रिक प्रॉब्लम्स। सिर्फ एटॉमिक मास नहीं है, आगे दिया है कंस्ट्रक्ट मोल रेशियो एज कन्वर्जन फैक्टर, अवोगाड्रो नंबर। लेकिन यहां पर जो डिटेल में लफ्ज दिया है ना, बैलेंस इक्वेशन टू यूज कन्वर्जन फैक्टर्स, मास मास, मोल मोल, mass mole, you remember that, mole volume, you remember that, yes। उसके लिए फिर अगर आपके पास इतना रिएक्टेंट है और इतना प्रोडक्ट बनता है, तो अगर हम रिएक्टेंट को इतना करें कितनी प्रोडक्ट बनेगी। डू यू रिमेंबर दैट एमसीक्यू, दैट क्वेश्चन एफएससी के फर्स्ट ईयर में भी आपका इस टाइप के कुछ क्वेश्चंस थे जो कि यू हैड टू फॉलो, तो दैट इज व्हाट यू हैव टू रिमेंबर। फिर उसके बाद जो दूसरा नंबर पे आता है, दूसरे नंबर पे वो है परफॉर्म स्टोइकोमेट्रिक कैलकुलेशन विद बैलेंस्ड इक्वेशन यूजिंग मोल्स, रिप्रेजेंटेटिव पार्टिकल, मैसेज, वॉल्यूम हो गया। अब आप कहेंगे सर ये क्या है, नंबर ऑफ एटम मालूम करना, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल मालूम करना, नंबर ऑफ वॉल्यूम मालूम करना, ये मालूम करना, वो मालूम करना, नंबर ऑफ आयंस मालूम करना, नंबर ऑफ बॉन्ड्स मालूम करना, ये सारे के सारे यहाँ पर हैं। तो दैट इज व्हाट यू हैव टू फॉलो। ऑन एसटीपी पर गैस एंड वॉल्यूम के बारे में डिटेल में बताना है। अवोगाड्रो नंबर के बारे में, यस। इंपॉर्टेंट असम्पशंस ऑफ स्टोइकोमेट्रिक कैलकुलेशन, असम्पशन भी है, हाँ जी। देखो यहाँ पर एक चीज़ आपको मैं क्लियर करूँ, जो स्टोइकोमेट्री है, तो जो स्टोइकोमेट्री है, स्टोइकोमेट्री की टाइप्स और असम्पशंस में फ़र्क है, याद रखना। स्टोइकोमेट्री की क्या है, दो चीज़ों में फ़र्क है, टाइप्स एंड असम्पशन। एक टाइप्स है, एक असम्पशन है। भाई टाइप्स क्या है, वो जो मैंने बताया, मास मास, मोल मोल, माल मोल, मोल मैस। अब ये क्या है, दीज आर एक्चुअली टाइप्स। बट दूसरी बात मैं कर रहा हूँ, ये जो दूसरा मैंने कहा कि भाई अब करेंगे तो क्या, सबसे पहले ग्राम नजर आए तो उसको मोल में कन्वर्ट करना, फिर मोल मोल कन्वर्जन करना, फिर ये उसमें कौन सा कॉमन है वगैरह वगैरह, ऐसी बातें। टू अंडरस्टैंड ये क्या है, ये बातें हैं जो मैं बता रहा हूँ। एक्सप्लेन द लिमिटिंग रिएजेंट इन रिएक्शन, यस ये हो गया। मैक्सिमम नंबर ऑफ प्रोडक्ट ऑफ द अमाउंट इन अनरिएक्टेड, भाई आपने लिमिटिंग रिएजेंट मालूम करना है, लेकिन जो रिएक्शन में रह जाए, एक्सेस रिएजेंट कितना रह गया वो भी बताना है। ये देखो, अब गिवन फॉलोइंग गिवन इंफॉर्मेशन फ्रॉम विच एनी टू में बी डिटरमिन्ड, कैलकुलेट थ्योरेटिकल यील्ड बताओ, परसेंट यील्ड बताओ, एक्चुअल यील्ड बताओ। फिर थ्योरेटिकल यील्ड एंड परसेंट यील्ड, ये देखो theoretical or also yield का given the balance equation, the amount of reactants and the actual yield, ये भी आपने बताना है। ये चैप्टर नंबर 1 में ये है। अब देखो इसमें ऊपर जो चीजें दी हैं, देखो एम्पिरिकल एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला, नीचे वो डिटेल नहीं है उसकी। और आपको पता है कंबस्टन एनालिसिस, जो कि कुछ किताबों में चैप्टर नंबर 24। अच्छा मैं एक बात क्लियर करना चाहूँ, केपीके की बुक्स और फेडरल की बुक्स तकरीबन सेम है, केमिस्ट्री इतना बड़ा इशू नहीं है। कुछ चीज़ें अब आप कहेंगे सर वो जो मसला है, वो जो डिफरेंस है, उसके साथ हम क्या करें, ये मैं आपको बताता हूँ। देखो एक हमने किताब अभी इस्टेब्लिश की जो कि केमिस्ट्री है, जो कि एफएससी केमिस्ट्री है, उसमें हमने क्या किया है, ये हमने बहुत ही इसका हल निकाला। वो हल ये है जनाब कि जो एफएससी, केपीके की, फेडरल की और पंजाब की, ये तीन इंपॉर्टेंट है ना, उसकी जो कॉमन चीज़ें हैं, कॉमन का मतलब ये है कि जो तीनों में है, फॉर एग्जांपल एक टॉपिक है और उस टॉपिक के अंदर वो पंजाब में और केपीके में और फेडरल में सेम है, हमने उन सबको एक किया। अगर कहीं पर फेडरल में 2 पॉइंट्स इतने हैं कि भाई पता नहीं चलता, बस बीच में हमने घुसाया ऐसे अंदाज में कि पता नहीं चले किसी को भी और बच्चों को भी मसला ना हो, और उसको शॉर्ट करिए, रिफ्रेश करके शॉर्ट करना, मतलब ये कि आसान तरीके से पेश करना, वो हमने किया। अच्छा पंजाब में कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो एक्स्ट्रा है, फॉर एग्जांपल कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि हम नहीं पढ़ते, फॉर एग्जांपल डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस है, रदरफोर्ड मॉडल है वगैरह वगैरह, जो फेडरल में भी है एक्चुअली। अब उनके साथ क्या करें, तो हमने बाकायदा उसको अलग किया है और उसके ऊपर लिखा है फेडरल ओनली या पंजाब ओनली। इसका मतलब ये है कि अगर पंजाब के स्टूडेंट है तो पंजाब वाले पढ़े, फेडरल के स्टूडेंट है तो वो वाले पढ़े, लेकिन बाकी ना पढ़े, चाहे वो सिंध से है, बलूचिस्तान से है, केपीके से है, नहीं आपने नहीं पढ़ना। फेडरल बोर्ड है फिर आपने पढ़ना है। अब देखो ये इसके साथ क्या होगा, पूरे चैप्टर के अंदर 2-2 टॉपिक्स होते हैं ना, जिसके लिए आप पूरी किताब देखती हैं,
क्यों ना उसके लिए एक छोटी सी किताब जो हमने आपको दी है, एक पेज एक्स्ट्रा होगी ना हर एक चैप्टर में, या 2 पेजेस एक्स्ट्रा होंगे ना हर चैप्टर में, जस्ट डू इट। एमसीक्यूज अक्सर लोग कहते हैं भाई फेडरल से आते हैं, तो फेडरल के एमसीक्यूज हमने डाले हैं, है एफएससी की किताब, एमसीक्यूज हमने डाले हैं। इवन इफ यू आर इन एमसीक्यू इन एफएससी यू कैन फॉलो इट, डू अंडरस्टैंड। तो ये सारी चीज़ें हमने की है। वो क्या है, बहुत जल्दी इंशाल्लाह वो किताब होगी, रिव्यू अंडर रिव्यू है, और बहुत जल्दी हम मार्केट में आ जाएगी, नहीं तो आप ऑनलाइन ले सकते हैं। अच्छा, दूसरी चीज़ फॉर एग्जांपल मैं बताऊं आपको थोड़ा सा, जैसे एम्पिरिकल एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला चैप्टर नंबर 1 की बात करेंगे, तो इसे ज़रा इधर प्लीज़ वो करें। फॉर एग्जांपल मैं चैप्टर नंबर 1 में आया, ज़रा इनको दिखाएं। ये चैप्टर नंबर 1 है, केमिस्ट्री इन माई पॉकेट, नज़र आ रहा है? करीब करो, ठीक है। अब देखो ये क्या लिखा है, मुझे बोलो क्या लिखा है? Step to determine an empirical formula. Yes, steps to determine an empirical formula. ये steps हैं जो empirical formula बताते हैं। empirical formula मालूम कैसे करते हैं पूरी डिटेल में, उसकी एग्जांपल्स वगैरह ये सब कुछ दी हैं। अब ये वो पॉइंट है हमने पढ़े, और वो किताब में हमारे फर्स्ट चैप्टर में नहीं है, लेकिन इधर है, मतलब ये कि पीएमसी सिलेबस में है, तो हमने केमिस्ट्री इन माई पॉकेट में ऐड। एक केमिस्ट्री इन माई पॉकेट इज रिकमेंडेड, बहुत स्ट्रांगली रिकमेंडेड। क्यों है स्ट्रांगली? भाई आपको पता है थाउजेंड्स ऑफ बुक्स सेल हो, आपको पता है कि मेरे ख्याल में पाकिस्तान में पिछले 2 साल में बेस्ट सेलिंग किताब ये है। पाकिस्तान के अंदर पंजाब में सबसे ज़्यादा सेल होने वाली, क्योंकि स्टूडेंट ज़्यादा है, फिर सिंध में, KPK में ऑफ कोर्स, और तीसरी नंबर फिर बलूचिस्तान है। मेरे ख्याल में बलूचिस्तान को लोगों को पता नहीं है। एनीवेज ये वो मायनाज किताब है कि एक दफ़ा एक टीचर ने देखी, मुझे किताब कॉल की कि अली साहब, मैंने कहा जी, कहते आपकी किताब मैंने एक स्टूडेंट के साथ देखी, लाहौर की बात है। मैंने कहा यस सर। तो मुझे कहा कि मैंने देखी तो मुझे बहुत पसंद आई है। मैंने कहा जी सर। तो कहते हैं सर, मैंने कहा सर आप नाम नंबर एड्रेस बताइए, मैं अभी आपको सेंड करता हूँ। शाम का टाइम था, तो मैंने हमारी गाड़ी निकल रही थी उसको दी। अगले दिन 11 बजे किताब नहीं पहुँची। जब उन्होंने खुद किताब देखी, उन्होंने इतनी तारीफ़ की, जाके स्टूडेंट को बताया आपने किताब लेनी है तो ये लेनी है। अब यकीन करिए मेरे ख्याल में 500 to 1500 हमने लाहौर भेजी फिर उसके बाद, एक 2-3 हफ्ते के अंदर, क्योंकि उन्होंने तमाम स्टूडेंट्स को बताया, स्टूडेंट ने और स्टूडेंट्स को बताया, उन्होंने और स्टूडेंट्स को बताया, और फिर उन्होंने स्टडी किया, कंपेयर की कि भाई देखो मैंने एक आज एक किताब देखी मार्केट में बाई चांस, अब यकीन करेंगे मेरा दिल खफा हो गया। क्यों? क्योंकि मेरी किताब की एक लाइन उठा के, रिलेशन सिर्फ उठा के उससे किताब बनाई थी, रिलेशन उठा के, लिटरली सिर्फ रिलेशन उठा के उससे किताब बनाई थी। तो मैंने फिर मुझे वो दुकानदार ने कहा सर ये बहुत ज़्यादा सेल आउट होने वाली बुक है। मेरी किताब उठाई, मैंने कहा दर्द हो यार, मैंने कहा यार एक किताब, इस किताब में, ये जो उनकी किताब है, एक भी ऐसा जुमला बताओ जो मेरी किताब में नहीं है। मैं कॉपी कर चुका होता ना मैं, तो मैं उतनी किताब लिखता ना जितनी उसने लिखी है, इतनी सी किताब है। मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा बिकॉज ही इज़ वेरी लाइक डू अंडरस्टैंड। तो मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, लेकिन मैं सिर्फ ये कहूँ कि भाई ये स्ट्रांगली रिकमेंडेड बुक है, इसको आप पढ़ेंगे ना तो मैं भी यकीन करें अच्छे टीचर से अच्छे हो जाएंगे आप। ये पढ़ें और फिर अपनी टीचर्स जो आपकी हैं उनकी लेक्चर्स के साथ कंपेयर करेंगे, फिर आपको अंदाज़ा हो जाएगा भाई इस पर कितनी मेहनत हो गई। मैं नहीं कहता कि आपकी टीचर सही पढ़ाते नहीं है, मेरा मतलब ये है कि इसमें जितना डाटा है और जिस अंदाज में हमने ऐड किया है, तो भाई ऑफ कोर्स मेहनत बहुत ज़्यादा हुई है इस पर, बहुत ज़्यादा, इतनी मेहनत का आप सोच भी नहीं सकते। मतलब इंडिकेट इंशाल्लाह आपको। अब आते हैं जनाब चैप्टर नंबर 2, कंसेप्ट्स ऑफ ऑर्बिटल, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, डिस्कवरी ऑफ प्रॉपर्टीज़ एंड क्वांटम नंबर्स एंड शेप्स। अच्छा ये देखो, लोग ये समझते हैं कि भाई इसमें सिर्फ हमने ऑर्बिटल पढ़ना है और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो आखिरी टॉपिक है, डिस्कवरी हमने पढ़नी है और वो भी सिर्फ प्रोटॉन की, क्वांटम नंबर और शेप ऑफ ऑर्बिटल। मतलब कि जो आखिरी है, प्लांक्स क्वांटम थ्योरी नहीं है, स्पेक्ट्रम नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, भैया ऐसा नहीं है। नीचे देखें, डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन, यानी इलेक्ट्रॉन को और न्यूट्रॉन को इग्नोर करें। डू नॉट स्टडी डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन, इग्नोर करें। उसके बाद डिफाइन फोटॉन एज यूनिट ऑफ रेडिएशन एनर्जी। ऑफ कोर्स ये एक डिफिकल्ट टॉपिक आपको लगेगा, ये स्पेक्ट्रम है अच्छा, प्लांक्स क्वांटम थ्योरी है अच्छा, जो चीज़ें आप समझ रहे हैं कि भाई हमने छोड़नी है, ये वही चीज़ें हैं, यू हैव टू स्टडी दो ऑल ऑफ दम। देखो फिर आपने बताना है लेवल्स के बारे में, यानी क्वांटम नंबर्स यानी लेवल्स, सब लेवल्स, यानी एन एटॉमिक ऑर्बिटल के बारे में आपने बताना है। शेप्स sp एंड d ऑर्बिटल है,
ये डी भूल गए हैं, इस पी एंड ऑर्बिटल लिखा है तो डी भी है इसमें। ओके, डिस्क्राइब द हाइड्रोजन एटम यूजिंग द क्वांटम थ्योरी। तो क्वांटम थ्योरी कहाँ से पढ़ेंगे? प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी, यस दैट वन। तो बोहर थ्योरी भी पढ़नी है, क्वांटम थ्योरी भी पढ़नी है, प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी भी पढ़नी है, ये आपने याद रखना है। खोले आप अपने साथ, ठीक है। ओके, यूज द अफबो प्रिंसिपल, ये सारे रूल्स है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन के, और फिर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करनी है। तीसरे नंबर पे भाई प्रॉपर्टीज ऑफ गैसेस, गैस लॉज, बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, जनरल गैस इक्वेशन एंड फिर काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी एंड आइडियल इक्वेशन। लेकिन नीचे आप आएंगे, आप ये कहते हैं भाई यहाँ पर बात खत्म हो गई, नहीं। सबसे पहले पोस्टुलेट्स ऑफ काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी। दूसरा ये लिखा है कि डिस्क्राइब द मोशन ऑफ पार्टिकल्स ऑफ अ गैस अकॉर्डिंग टू काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी। मोशन ऑफ पार्टिकल बताइए काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी में कैसे होता है भाई, कैसे होता है। वैल्यू ऑफ स्टैंडर्ड एसटीपी क्या है, मोलर वॉल्यूम जिसकी हम बात करते हैं उसकी बात करें। फिर उसके बाद इफेक्ट ऑफ चेंज इन प्रेशर ऑफ द गैस, भाई प्रेशर एंड गैस बॉयल्स लॉ कहते हैं। चेंज इन टेम्परेचर एंड वॉल्यूम उसको चार्ल्स लॉ कहते हैं। एब्सोल्यूट जीरो डिग्री सी, अब केल्विन और सेल्सियस को कैसे कन्वर्ट करते हैं, फ़ारेनहाइट को इग्नोर करें, उसकी ज़रूरत नहीं है। उसके बाद आइडियल गैस इक्वेशन, तो वही बॉयल्स लॉ, देखो अवोगाड्रो लॉ उधर मिसिंग था, इधर भी है, तो आपको ने तीनों लॉज पढ़ने हैं, बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, अवोगाड्रो लॉ, तीनों। अच्छा, लॉज को आपने नहीं छोड़ना, याद रखना, यू डोंट नीड टू इग्नोर द लॉज। इसका मतलब है कि तमाम की तमाम लॉज को आपने फॉलो करना है, ठीक है। अच्छा देखो, अब शुरू करें किससे? काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी से, केएमटी। फिर उसके बाद तमाम लॉज पढ़ने हैं, तमाम लॉज। अच्छा याद रखना, ये लॉ एक भी पढ़ना। फिर आइडियल गैस इक्वेशन है, आइडियल गैस इक्वेशन। अब आइडियल गैस इक्वेशन के लिए पता होना चाहिए आइडियल गैस क्या है, नॉन आइडियल गैस क्या है, नॉन आइडियल, उसके बाद रियलिटी क्या है, उसके बाद जो चीज़ें हैं कि जनाब नॉन आइडियल हमने पढ़ा, तो उसमें हमने पढ़ा कि भाई डिविएशन क्यों होती है, क्या डिविएशन, अब वो डिविएशन भी पढ़नी है आपने कि डिविएशन क्यों होती है, ठीक है। और सिग्निफिकेंस एंड डिफरेंट आइडियल गैस कांस्टेंट्स, ये जो आर की वैल्यू है, ये डिस्टिंग्विश बिटवीन रियल एंड आइडियल गैस। अच्छा, रियल और आइडियल को अगर आप देखो, रियल को और आइडियल को एक दूसरे से आप अगर जुदा करेंगे कि भाई आइडियल क्या है और रियल क्या है, अब जब आप इन दोनों को जुदा करेंगे उस वक्त क्या होगा? उस वक्त ये होगा कि अगर आप जुदा करेंगे तो डेफिनेटली आपको उसके बैकग्राउंड में जाके पूरा का पूरा एक्सप्लेन करना पड़ेगा। लिक्विफेक्शन वाला एक छोटा सा टॉपिक है, क्या इनका कोई ताल्लुक है एक दूसरे के साथ? है? यस, है ना। देखो, अगर नॉन आइडियल है तो लिक्विफेक्शन भी जल्दी होगी, उसका टीसी भी होगा, नहीं क्रिटिकल टेम्परेचर वगैरह, ये सारी चीज़ें होगी। डू अंडरस्टैंड नाउ? अब नीचे हम आते हैं थोड़ा सा लिक्विड की तरफ। प्रॉपर्टीज ऑफ लिक्विड, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, वेपर प्रेशर, बॉइलिंग पॉइंट। अच्छा, एक वीडियो हमने बनाई थी लास्ट ईयर और वो कुछ महीने पहले, और वो वीडियो ये थी कि एक्सक्लूड द टॉपिक्स ऑफ फर्स्ट ईयर, कि कौन से टॉपिक्स आपने एक्सक्लूड करने हैं। तो मैं लिंक इस वीडियो के एंड में डाल दूंगा, आप उस वीडियो को भी ज़रूर देखिए, बिकॉज वो दैट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो कि भाई किस किस को एक्सक्लूड करना है। डू अंडरस्टैंड नाउ? ओके, फिर आते हैं जनाब, यहाँ लिखा है डिस्क्राइब सिंपल प्रॉपर्टीज ऑफ लिक्विड्स इन डिफ्यूजन, कंप्रेशन, एक्सपेंशन, ये सारी यानी लिक्विड की तमाम प्रॉपर्टीज बतानी है। और फिर उसके बाद फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ लिक्विड्स यानी इवापोरेशन, वेपर प्रेशर, बॉइलिंग पॉइंट, सारी की सारी चीज़ें करनी है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग 3 की उन्होंने दी है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, अनॉमलस बिहेवियर ऑफ वाटर ऑफ कोर्स 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे, वो भी आपने एक्सप्लेन करना है। उसके बाद आते हैं, अब आप कहेंगे सर इसमें कुछ रह गया, कुछ रह गया इसमें? हाइड्रोजन बॉन्डिंग हम 3 की पढ़ेंगे, हाँ जी 3 की पढ़ेंगे, लेकिन इसके साथ हम कंसर्न और चीज़ भी पढ़ेंगे कि भाई सिर्फ ये नहीं है और भी चीज़ें हैं। सॉलिड की तरफ आते हैं, इंट्रोडक्शन, यस, टाइप्स, यस, 2 सॉलिड्स हैं, आपको पता है, एक क्रिस्टलन है, एक अमोर्फस है, दोनों बताने हैं। फिर वो बता के आखिर में अपना ना है आयनिक एंड मॉलिक्यूलर सॉलिड के बारे में डिटेल में पढ़ाना है, और क्रिस्टल लैटिस क्या है। तो क्रिस्टल लैटिस का हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि भाई आपने सिर्फ लैटिस बताया, भाई ये लैटिस क्या है या क्रिस्टल लैटिस क्या है और डिफिनेशन करके नहीं, इसको डिटेल में जाना है, ठीक है। ओके, लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स में आएंगे। क्रिस्टल लाइन सॉलिड, हाँ बताया ना मैंने, 3 फैक्टर्स दैट अफेक्ट द शेप ऑफ आयनिक क्रिस्टल, डिटेल में गए ना लैटिस की। फिर उसके बाद ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ आयनिक एंड मॉलिक्यूलर, ब्रीफ डिस्क्रिप्शन, क्रिस्टल लैटिस क्या है डिफाइन करें, और लैटिस एनर्जी क्या है। देखो अब ये लैटिस के लैटिस एनर्जी और क्रिस्टल लैटिस है और लैटिस की बाकी चीज़ें और द फैक्टर अफेक्टिंग है और ये सारी चीज़ें आ गई। फिर डू अंडरस्टैंड? अब
पूरा पूरा चैप्टर ऑलमोस्ट आ गया। फिर आप कहेंगे सर आइसोमॉर्फ पढ़े, पॉलीमॉर्फ पढ़े, हाँ जी पढ़ो, इतना पढ़ा तो वो भी पढ़ो। ये टेम्परेचर से उस पर कोई फर्क पड़ता है? हाँ जी पड़ता है ना, एक को दूसरे में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो हो गया ना, यस ओके। अब आते हैं जनाब केमिकल इक्विलिब्रियम। सिर्फ इनऑर्गेनिक में ख्याल रखना, वो नहीं पढ़नी, वो मैं बताऊंगा आगे। फिर रिवर्सिबल एरर। अब देखिए इसमें भी आप इस वीडियो में देखिए, लास्ट वीडियो में तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा व्हाट यूनिट से रिएक्शन किनेटिक्स है, यस उसमें भी मैंने डिटेल में बात की है, उस वीडियो में नीचे लिंक है। इस तरह थर्मोकेमिस्ट्री में, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में, बॉन्डिंग में। अच्छा बॉन्डिंग में कुछ चीज़ें एक्स्ट्रा है। एक्स्ट्रा असल में क्या है कि यहाँ पर जो चैप्टर नंबर 10 है, याद रखना यहाँ पर 10 नंबर यानी यूनिट 10 या चैप्टर नंबर 10 एंड चैप्टर नंबर 11 एंड चैप्टर नंबर 12 ये बहुत ज़्यादा कनेक्टेड है, स्पेशली 10 एंड 11। यहाँ या हमारे किताब के मुताबिक मैं कहूँ आपको तो जैसे हम कहते हैं थ्योरीज ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड एंड शेप्स या केमिकल बॉन्डिंग, और दूसरा चैप्टर SNP ब्लॉक, ये बहुत एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है। कैसी? देखो यहाँ पर आपने बताना है, देखो गौर से भाई, आपने एनर्जेटिक्स बताने हैं तो ठीक है, वो केमिकल बॉन्डिंग में ठीक है। एटॉमिक साइजेस, एटॉमिक रेडियाई, आयनिक रेडियाई, कोवेलेंट रेडियाई, आयनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, बॉन्ड एनर्जी, बॉन्ड लिंक। हाँ ये सारी चीज़ें क्या है, ये कहाँ से है? These are from the chapter number 3 as well as from the chapter number 13 of our book। लेकिन chapter number 11 of the PMC syllabus, यानी ये दोनों ऑलमोस्ट एक ही है, इसमें मोस्ट ऑफ द टॉपिक्स एक ही है। आपने एक चैप्टर के अंदर पूरा पढ़ना है सही, दूसरे की जरूरत ही नहीं है। बट एक जगह आप सही पढ़ें, दूसरी जगह पर ठीक है, या यहाँ पर पढ़ें इसको इग्नोर करें, डू अंडरस्टैंड? अब आपकी मर्जी। लेकिन अगर किताब में आप जाएंगे कहाँ पर पढ़ेंगे, मैं आपको बताता हूँ। आपने जहाँ कहाँ से पढ़ना है भाई, ये यहाँ पर। अगर आपने कहा ना भाई नहीं सर मैंने तो 10 के अंदर एक टॉपिक को पढ़ना है, ये इससे पढ़िएगा आप, ठीक है? यू मस्ट रीड दिस बुक, मस्ट। मैं आपको कहूँगा एवं एक रीड दे दें, और मज़ा नहीं आया ना मुझे बताइए, मैं आपको सारे के सारे पैसे वापस कर दूंगा। ये मेरा आपके साथ वादा है। आपको लगा कि किताब वर्थ रीडिंग नहीं है ना, वर्थ रीडिंग है, मतलब ये कि इससे MD-CAT में मेरा कुछ फ़ायदा नहीं होता, अब यकीन करें मैं आपको वापस कर दूंगा। या आपने ये कहा कि नहीं यार इससे तो फ़लाँ किताब बहुत अच्छी है, मतलब आपको लगा कि इससे कोई और भी अच्छी किताब है, फिर मुझे बताइए, यकीन करें मैं आपको पैसे वापस कर दूंगा। ये मेरा आपके साथ वादा हुआ, सीरियसली, ठीक है? ये मैं अच्छा कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड पहले हम नहीं पढ़ते थे, अभी पढ़ेंगे डिटेल में, ठीक है? इस तरह फिर आप आइए जनाब SNP ब्लॉक में, तो फिर आपने SNP ब्लॉक ऑलमोस्ट 18 का सारा पढ़ना है। अच्छा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का ख्याल रखना है, इधर थोड़ा सा डिटेल में पढ़ना है, वहाँ पर हम डिटेल में नहीं पढ़ते थे पहले, अब हमने पढ़ना है डिटेल में थोड़ा सा, ठीक है? 1, 2 एंड 3। अच्छा ये ग्रुप नंबर 1, 2 एंड 3 दिया है, तो लोग कहते हैं यार ये तो बहुत मसला है। अच्छा मुझे बताओ पीरियड नंबर 3 में हम पढ़ते हैं, तो पीरियड नंबर 3 में हम क्या ग्रुप नंबर 1, 2 एंड 3 नहीं आता, उसकी रिएक्शंस आते हैं। हम लेफ्ट राइट जाते हैं तो चैप्टर नंबर 3 यानी ग्रुप नंबर 3 नहीं आता, उसमें आता है, तो उसकी प्रॉपर्टीज पढ़नी है ना, उधर 1, 2, 3 उधर से पढ़ी, ठीक है? यू डोंट नीड टू वरी अबाउट एनीथिंग। ट्रांजिशन एलिमेंट्स में देखो उन्होंने ऊपर भी जुमला दिया है, नीचे भी जुमले, जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स। तो जनरल कैरेक्टरिस्टिक में बताया है कि भाई आपने स्ट्रक्चर ऑफ एलिमेंट एंड आइंस ऑफ डी ब्लॉक, तो कौन से आइंस होते हैं उनके बारे में पढ़ना है। अब अच्छा ये आइंस के बारे में बहुत ज़्यादा, मेटल जब रिएक्शन करता है, गौर से इस पॉइंट को समझिएगा भाई, ये बहुत ही कंसेप्चुअल बात है जो कि आपने समझनी है। मेटल होता है ना, मेटल सॉलिड कब होता है, ये पॉइंट याद रखें। मेटल जब जीरो स्टेट में होता है, सॉलिड होता है, पानी में इसको डालेंगे ये M+ में कन्वर्ट हो जाएगा। तो आयन फॉर्म में या एक्वियस फॉर्म में ये कहाँ होता है, पानी के अंदर होता है। आयन फॉर्म में या एक्वियस फॉर्म में पानी के अंदर होता है, दैट इज व्हाट यू हैव टू रिमेंबर। ये वाला पॉइंट आपने समझना है। सॉलिड फॉर्म में होगा सिर्फ मेटल, सॉलिड फॉर्म में होगा सॉलिड फॉर्म में मेटल, सिर्फ सॉलिड फॉर्म में, डू अंडरस्टैंड? और आयन के फॉर्म में पानी के अंदर, ये आपको याद होना चाहिए। ओके उसके बाद आते हैं जनाब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की तरफ। फंडामेंटल तो क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड आइसोमेरिज्म, ये सारी चीज़ें पढ़नी है। अच्छा यहाँ पर कुछ चीज़ें ये जैसे बकीबाल है यहाँ पर नहीं दिया है, या 2-3-4 चीज़ें हैं और नहीं दी हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को बिल्कुल आपने डिफरेंट अंदाज में पढ़ना है। वी गोना मेक अनदर वीडियो ऑन दैट, तो स्पेशली जो मेरे ऑनलाइन स्टूडेंट्स हैं उनके मैं बताऊँगा भाई कैसे आपने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़नी है। इस दफ़ा हम बहुत डिटेल में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जाएंगे। लास्ट 2 टाइम्स हमने पढ़ी थी, वो ट्रिक्स पढ़ी थी, तो ट्रिक्स हम इस दफ़ा भी पढ़ेंगे। ऐसे ट्रिक्स पढ़ाऊंगा ना मैं आपको, आप ज़िंदगी भर याद रखेंगे। अच्छा
ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बाद आप आएंगे जनाब तो आपको दो चीज़ें और मिलेंगी, और एक मैक्रो मॉलिक्यूल है जिसमें प्रोटीन एंड एंजाइम्स है, बस ये चीज़ें पढ़नी है और फिर आपने इसको एक्सप्लेन करना है। देखो स्ट्रक्चर और फंक्शन का रिलेशन, अमीनो एसिड का स्ट्रक्चर ऐसा है तो उसका फंक्शन क्या होगा। फॉर एग्जांपल अमीनो एसिड में NH2 है तो बेसिक है, COOH है तो एसिडिक है, इनका रोल क्या होगा, या दोनों एक दूसरे के साथ कैसे कनेक्ट होते हैं, दो अमीनो एसिड वगैरह, ये सारी चीज़ें आपने पढ़नी। और एंजाइम और बायोकेटलिस्ट ये है। अब आप कहेंगे सर हम क्या करें, आसान हल है जनाब, बहुत ही आसान हल। और आसान हल क्या है, देयर इज ओनली वन सोल्यूशन एंड द बेस्ट सोल्यूशन इज फॉर केमिस्ट्री इन माई पॉकेट। और जो दूसरी मैंने बताया आपको कि आप लोगों ने क्या करना है, देखो केमिस्ट्री बायोलॉजी से डिफरेंट है। बायोलॉजी के लिए आपको पंजाब पढ़ना चाहिए और पंजाब टेक्स्ट बुक के अलावा आपको फेडरल किताबें पढ़नी चाहिए। दैट इज़ व्हाट यू हैव टू डू इज, बहुत जल्दी हम ऐसा करेंगे कि भाई एक ऐसी किताब लाएंगे जो आपको सब कुछ दे, इन बायोलॉजी टू, इन फिजिक्स टू। यस, ये नहीं है कि सिर्फ केमिस्ट्री में है, हम रुकेंगे नहीं उस वक्त तक जब तक वो न दें जिससे आपका सब कुछ हल हो जाए। डू अंडरस्टैंड? अली सीरीज बुक्स का ये वादा है आपके साथ, एक तो हम हमेशा आपको क्वालिटी कंटेंट देंगे, क्वालिटी, ठीक है, बेशक पूरी दुनिया उसको कॉपी करे और उससे अलग अलग किताबें लिखे, लेकिन फिर भी हम आपको देंगे। मेरे ख्याल में ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। फिर भी कोई मसला है, यू मे आस्क मी, यू कैन राइट डाउन इन द कमेंट्स बिलो। कमेंट में अब ज़रूर करना है आपने, लाइक इस वीडियो को ज़रूर करना है और शेयर करें इस वीडियो को। और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें भाई, इस चैनल के बगैर आपका वो नहीं होता, क्योंकि यहाँ पर हम सब आपको आके आपको गाइड करते हैं। मिलेंगे इंशाल्लाह एक नई वीडियो के साथ, और मुझे अपनी दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। अली सीरीज़ बुक्स को ज़रूर पढ़िएगा, याद रखना स्ट्रॉन्गली रिकमेंडेड बुक्स हैं। फिर भी अगर आपको कहीं गलती नज़र आती है आप हमें बता सकते हैं, हम अपने सिस्टम को कैसे अपग्रेड कर सकते हैं और हम अपनी बुक्स को कैसे अपग्रेड कर सकते हैं। कहीं पर सजेशन हुई, यू मे सेंड मी एनी टाइम। इवन ये कि मैंने बहुत ही स्ट्रिक्ट सजेशन देखे हैं, मतलब कमेंट्स देखे हैं, बट आई वाज नॉट वरीड अबाउट दैट। लाइक लास्ट ईयर ऐसा हुआ कि हमारे कुछ एक किताब में 2 की 3 गलतियाँ आई और किसी ने वो किताब उठा के और पूरे फेसबुक पे एक हंगामा मचाया, देखो ये वो किताब है, ये वो अली सुदैस साहब है जो केमिस्ट्री की बहुत ही मशहूर तरीन वो है, टीचर है, लेकिन नहीं, देखो किताब की ये हालत है। तो अब मैं क्या करता, मैं खफा होता नहीं, मैंने वो उस बात को बड़ा पॉजिटिव लिया, क्योंकि मैंने कहा भाई कमी है, कमी को पूरी करें, गलती हो गई तो क्यों हो गई, हाँ हो गई, ये नहीं कि भाई उसको हम चेंज करें कि भाई उस गलती को हम सुधारें उस पिछली किताबों में, लेकिन आने वाली किताबों में हमसे ये गलती कभी नहीं होगी। दैट इज़ ऑल फॉर टुडे। मिलेंगे, लीजिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।